मसूरी समेत 4 शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को सहूलियत होगी। प्रदेश के 4 नए शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इसमें देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर और जौलीग्रांट से मसूरी के लिए हेरिटेज एविएशन के माध्यम से हवाई सेवा संचालित होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। उड़ान योजना के तहत प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर व जौलीग्रांट से मसूरी के लिए पहली बार 7 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर के बीच सफर भी आसान हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करने वाले हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को सहूलियत होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, हवाई सेवा की शुरुआत यहां पर की जाने वाली है। वर्चुअल माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस हवाई सेवा का शुभारंभ यहां पर कर देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होने वाली है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, आज की अगर बात करें तो आज सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो हवाई सेवा है पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर हम नैनीताल इलाके की बात करें, यहाँ की कुमाऊं पिथौरागढ़ की बात करें, बागेश्वर की बात करें या फिर हम मसूरी और देहरादून की बात करें, तो कहीं ना कहीं देहरादून से जोड़ने के लिए, यानी कि राजधानी देहरादून से तमाम उन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। आज इसका वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे और ठीक जिस तरह से अगर बात करें तो तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको किस तरह से कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनको शहर से जोड़ा जाए, क्योंकि शहर में तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किस तरह से जो लोगों का आवागमन है वो उसे सरल किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरियाँ बसों से और इससे तय करनी पड़ती है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में जो कनेक्टिविटी है उसे बहुत वृहद संख्या में जोड़ा जाए, और खासतौर के चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, टिहरी हो या फिर इसके अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बाग, इन तमाम क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में की अगर बात करें तो हल्द्वानी से इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ देहरादून से इन तमाम पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हरीश, जिस तरीके से लगातार सरकार इस प्रयास पर जुटी हुई है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके, और जिस तरीके से इस हवाई सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन में भी खासा सहूलियत यहाँ पर लोगों को होगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, कई बार इमरजेंसी के वक्त भी इन सेवाओं का लाभ यहाँ पर लोग अब उठा पाएंगे और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सुगम जो लोगों की यात्रा है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया कहा। जिस तरह से चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिर इमरजेंसी की सेवा टाइम पे हो, तो ये बहुत कारगर साबित होगा। और इस तरह से जो हवाई सेवा जो राजधानी देहरादून से कनेक्टिविटी है तो निश्चित तौर पे टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, साथ ही साथ जिस तरह से जो आपने कहा कि किस तरह से जो लोगों की जो परेशानियां होती हैं और चाहे वो इमरजेंसी सेवाएं हों, खासतौर पर हम जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको कहीं न कहीं इस तरफ भी देखा जा सकता है कि ताकि जो उनका जो सफ़र है वो आसान भी हो और सहूलियत के साथ वो देहरादून से कनेक्ट हो सकें, ताकि जो लोग हैं वो अपना इलाज यहाँ पर करा सकें। और इसके अलावा जो दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी अगर गाँव तक पहुँचना है, शहरों के जो लोग हैं वो अगर गाँव तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए भी कहीं न कहीं ये बहुत कारगर साबित होगा इस तरह की हवाई सेवा। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे, अगर किसी बच्चे का पेपर देहरादून में है या हरिद्वार में है या फिर हल्द्वानी में है, तो उनके लिए भी ये कहीं न कहीं ये जो हवाई सेवा है ये बिल्कुल कारगर साबित होगी और कम समय में लोग बहुत जल्दी अपना जो काम है वो पूरा कर सकेंगे। जी। बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मौसम
पल पल में करवट बदलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। कई बार हमने देखा है कि मौसम की मार कई बार पहाड़ी क्षेत्र वालों को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ जाती है जब रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उस वक्त सबसे ज़्यादा कारगर ये हवाई सेवा यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हवाई सेवा के माध्यम से ऐसे मौसम में भी कई बार इमरजेंसी के वक्त इस सेवा का इस्तेमाल करते हुए लोग जो हैं वो अपने यात्रा को सुगम यहाँ पर बना सकते हैं और साथ ही साथ कई सारी सहूलियतें यहाँ पर लोगों को मिल जाएंगी। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम की बात करें या यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बेमौसमी बरसात भी होती है, साथ ही साथ भूस्खलन भी होता है, सूखे में भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। और तमाम जगहों पर आपने देखा कि चाहे वो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, इसके अलावा हम पिथौरागढ़ जगहों की बात करें तो जो कनेक्टिविटी से जोड़ने की जो सड़कें हैं वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाती हैं। और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं जिनको यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, उनको कहीं न कहीं समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। तो सरकार की मंशा है कि किस तरह से उन लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, यानी कि राजधानी से जोड़ा जाए। और जिन लोगों में बहुत जल्दी जिनको अगर पेपर है किसी का, तो वो यहाँ पर पहुँचना चाहता है पहाड़ी क्षेत्रों से, या दूसरी तरफ कोई बीमार है उसे देहरादून पहुँचना है, हल्द्वानी पहुँचना है। और तीसरी बात अगर करें तो जो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी अपने गाँव तक पहुँचना है, तो वो भी चाहे वो दिल्ली, मुंबई इन जगहों पर रहते हों, वो देहरादून से हवाई सेवा के माध्यम से अपने गाँव तक पहुँच सकते हैं। और कुमाऊँ मंडल की अगर बात करें तो हल्द्वानी से वो अपने गाँव तक पहुँच सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि देहरादून हो या हल्द्वानी हो या फिर नैनीताल हो या फिर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो उनको कहीं न कहीं कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास सरकार ने किया है। जी। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संगोष्ठी में शामिल होने वाले हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट में इस संगोष्ठी को आयोजित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर सरकार और वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचेंगे। तो वाडिया इंस्टीट्यूट में इस संगोष्ठी का आयोजन होगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार और वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बहुत चिंतनीय विषय है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से ग्लेशियरों का लगातार पिघलना हो रहा है, और इसके साथ ही इस बार की अगर बात करें शाहिल, तो इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं देखने को मिली। और लगातार हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना, बहुत तेज़ी से पिघलना, और इसके अलावा जो छोटी-छोटी जो झीलों का निर्माण होना, तो ये कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है इस तरफ भी, क्योंकि अब चाहे वो अलकनंदा नदी हो, पिंडर नदी हो या इसके साथ ही गंगा नदी हो, तो उनको भी कहीं न कहीं खतरा महसूस हो रहा है कि किस तरह से जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो नदी में जो पानी है उसकी जो मात्रा है वो एकदम से बढ़ रही है, एकदम से कम हो रही है, तो कहीं न कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं वो इस संगोष्ठी में शामिल होने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं सरकार अभी इस पर चिंतित है कि जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है। हालाँकि मौसमी अगर बारिश की बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश होती है, और आज भी अगर बात करें तो वहाँ पर 24 घंटे ही बारिश होती है, और बारिश ही नहीं बल्कि बर्फबारी होती है। वो कहीं न कहीं सभी जो मानव जीवन है उनके लिए कहीं न कहीं वरदान साबित होता है। अगर लगातार इस तरह से हिमपात अगर हिम जगहों पर होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ग्लेशियर बनते हैं, और ग्लेशियर बनने से कहीं न कहीं जो पानी की जो मात्रा है वो कहीं न कहीं उसकी पूर्ति होती है। तो इसी तरफ लगातार काम भी किया जा रहा है। जो जिस तरह से वैज्ञानिकों की चिंता थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कहीं न कहीं जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी भी कहीं न कहीं बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से इसमें अपना योगदान दें। जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जो पन्नी है और प्लास्टिक जो थैलियाँ हैं उसका प्रयोग ना करें, और कम से कम जो
जो पर्यावरण है उसे दूषित करें। साथ ही साथ अगर हम नदियों की बात करें तो उनको बिल्कुल साफ रखें और उनमें कूड़ा कचरा न डालें। तो इन तमाम विषयों पर चिंता करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आज अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वाडिया इंस्टीट्यूट के तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ संगोष्ठी में जा रहे हैं। उनके साथ संगोष्ठी का आयोजन है और कहीं न कहीं उस चिंता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो उत्तराखंड में हो रही है उसे कम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं बल्कि अगर हम हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय जो खिसक रहा है पीछे उससे उस पे भी चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ किस तरह से हम बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल करें और सबसे ज़्यादा वृक्षों की यहाँ पर उनका वृक्ष रोपाई करें ताकि जो यहाँ पर जो पर्यावरण है वो बन सके और कहीं न कहीं जो खतरा है उसे कम किया जा सके। जी। बिल्कुल, और साफ तौर पर सरकार के जो प्रयास हैं वो भी यहाँ पर हरीश देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि बेहद चिंतनीय ये विषय है, क्योंकि पहाड़ों पर खासा नुकसान हो जाता है क्लाइमेट चेंज का। और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कई वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस संगोष्ठी में शामिल होने पहुंच रहे हैं, यानी कि माना जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों के लिहाज से। और ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई ऐसे व्यापक कदम हमें देखने को जरूर मिलेंगे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर खासा प्रभावी यहाँ पर हो और उससे प्रदेश में कम से कम नुकसान की जो स्थिति है वो बनाई जा सके। इसमें साहिल कहीं न कहीं 2-3 विभाग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो वन विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ जो जल संचय होता है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और तीसरी तरफ नगर निकायों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इस तरह से कार्य किया जाए, क्योंकि अगर हम वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग में जिस तरह से इस समय फायर सीज़न है और फायर होने की जो घटना है वो कम से कम हो और नहीं हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने देखा कि इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आग लगने की जो घटना है वो घटती है। ऐसे में कहीं न कहीं क्लाइमेट पे इसका असर पड़ता है, वो ग्लोबल वार्मिंग पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें साहिल, तो उत्तराखंड से बहुत नज़दीक हिमालय है और जी अगर जी, ऐसे में तमाम जो वन क्षेत्र हैं वो अगर जल करके बिल्कुल, राख हो रहे हैं तो उसका असर कहीं न कहीं हिमालय पे पड़ेगा ठीक और है। हिमालय पे जब इसका असर पड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघलेंगे। जी, तो कहीं न कहीं इस पर भी चिंता और मंथन ठीक है। करने की आवश्यकता है वन महकमे को। दूसरी तरफ अगर हम नगर निकायों की बात करें, जो कूड़ा जो नदियों में डाला जाता है, जो नालों में डाला जाता है और इसका कहीं न कहीं इसको ट्रैक जी करने की जी जी, ज़रूरत है कि किस तरह से इसका सही इस्तेमाल किया जाए और ठीक है। सही जगह पे इसको जो वेरिफ़ाइड है वो किया जाए ताकि जो इसको इससे खाद भी बनाई जा सके और उस कंपोस्ट खाद को कहीं न कहीं उसपे आर्थिकी से भी उसे जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है हरीश। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नगर निकाय के अलावा जो जल संरक्षण है, ठीक, जो छोटी-छोटी जो गाँव में पैड़ियाँ होती हैं, उस तरह से उसका निर्माण किया जाए ताकि उसमें पानी भरे और ज़मीन उसका पानी पिए और एक वाष्प के रूप में वो अगली बारिश के लिए तैयार हो सके। तो इन ठीक है तमाम हरीश, विषयों हमारे पर साथ चिंता करने की आवश्यकता है जो जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश भी दिए। आज तब से यहीं पर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी माँ गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा
लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है। तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए गए वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिसकी कई वीडियोस भी वायरल हुई हैं। वहीं इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ ही चेतावनी भी दी कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियमों का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीएलआरसी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को सकारात्मक सोच के साथ ऋण उपलब्ध कराने और दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण बैठक है जो हर 3 महीने में होती है और सभी बैंकर्स को इसमें अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य धन सहित अन्य सरकारी योजनाओं के आवेदन लंबित न रखें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत करें। महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के हितों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है। और इसका मूल उद्देश्य है कि जो विभिन्न अधिकारी हैं जिले के, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जो भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं बैंकों के पास में, उसकी समीक्षा की जाती है और किस प्रकार से उनको समय से लोन दिलवाया जाए, किसी प्रकार की उसमें बॉटलनेक्स है उनको दूर किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, वो आपस में सामंजस्य बना रहे बैंकर्स के बीच में और जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में। ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसके अलावा बाकी जो बैंक के अन्य कार्यकलाप हैं उनकी भी समीक्षा की जाती है कि उनका ऋण जमा अनुपात क्या है और बाकी उनकी जो पॉइंट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाती है। तो कुल मिलाकर के आज ये पाया गया है कि मार्च का महीना खत्म होने वाला है, तो इस 15 दिन जो बचे हुए हैं इसमें जो भी सरकारी विभागों से प्राप्त हुए हैं प्रार्थना पत्र, इनके जो पेंडिंग है उन सबको कैसे समय से निस्तारण किया जाए, इस बिंदु पर विचार हुआ और सभी ने आश्वासन दिया है इस महीने के लास्ट तक, इस महीने का 1 साल का जो लक्ष्य है इसको लोग और इसका मूल। वहीं उत्तराखंड में वन महकमे के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब जांच शुरू हो चुकी है। मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंपा परियोजना के बजट के दुरुपयोग का है, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बजट को आईफोन खरीदने और घर के कार्यों को करने में लगाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। 13 IAFS अधिकारियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। वन मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसका परीक्षण करा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सीधी जाके पूरी रिपोर्ट लेने के बाद से हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे चर्चा भी की। उसका परीक्षण करने के बाद ये पाया कि उसमें जो 4-5 तरह की जो अनियमितता बताई गई है, उसमें एक तो ये है कि नर्सरी का निर्माण कर दिया कैंपा के पैसे से। अब उसका ही परीक्षण करा रहे हैं कि क्या नर्सरी का निर्माण गाइडलाइन में है कि नहीं है। दूसरा, कुछ अधिकारियों ने अपने भवनों की रिपेयर कर दी, DFO रेजिडेंस की भी रिपेयर हुई है। तो ये तीसरा, कुछ फर्नीचर, फ्रिज, टीवी ये भी परचेज किए गए हैं। और चौथा जो बताया कि कुछ जगह 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप वगैरह भी लिया गया। तो इस सब पे 12-13 DFO को नोटिस इशू करने के आदेश हो गए। उनको नोटिस जा रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार SSP की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले में हुए अपराधों के अनावरण पर चर्चा हुई और आगामी त्योहारों को शांति से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोष्ठी में चारधाम यात्रा की तैयारियों, साइबर सेल की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर मामलों की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया। पुलिस को ऑपरेशन मुक्ति अभियान तेज करने, थानों में लंबित शिकायती पत्रों के शीघ्र निस्तारण और अग्निशमन विभाग को रिस्पांस टाइम सुधारने के निर्देश दिए गए। कुछ थाना प्रभारियों को सराहना मिली जबकि कुछ को फटकार भी लगाई गई।
देखिए, होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार, क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों के स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। उधर वन विकास निगम कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्त और वहाय सेवा स्रोत से सेवा कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण न किए जाने का आरोप लगाया गया। बैठक में कुमाऊं क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 12 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से वन विकास निगम कर्मचारियों के हित में जो निर्णय हुआ है, यदि वन विकास निगम प्रबंध तंत्र न्यायालय के निर्णय अनुसार कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करता है और साथियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो वन विभाग कर्मचारी संघ जल्द ही आंदोलन करने को विवश होगा। का लाल कुआं क्या कि पूरे प्रदेश के भरभर पर रहे हम लोग यहाँ पर जो है सरकार को और इस प्रदेश के मुखिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वन विकास निगम के माध्यम से ये पूरे देश के और इस राज्य को जो है माफियाओं के हाथ में देने का जो कुचक्र इनके द्वारा चलाया जा रहा है और तमाम लोगों की जो है रोजगार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश का भ्रमण किए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट 1974 में लागू की गई थी और 1974 में 22 राज्यों में कॉर्पोरेशनों का निर्माण हुआ था और सरकारी एजेंसियों के द्वारा विद्रोहन का कार्य किया गया था, मालधारी प्रथा समाप्त की गई थी। देखिए, हमारे दो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं। सबसे पहले जो हम लोग कोर्ट से जो आदेश 91 की सीनियरिटी का लाए हैं, जीत के लाए हैं, उसको लागू कराना, और दूसरा हमारा जो ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको जो इनका भविष्य सुनिश्चित करना, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष मार्च में तक ये रहते हैं, उसके बाद नई सैंक्शन आती है। पिछली बार इन्होंने 3 महीने तक नहीं दिया, इस बार भी इन्होंने नहीं देने का एक कुचक्र रचा है। इनको जो है आउटसोर्स पे रखने के तो रखा था, लेकिन अब पूरे वन निगम मैनेजमेंट पूरे कार्य को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहा है, तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और इनके लिए, इनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। BS रावत, कर्मचारी संघ का संरक्षक, और लगातार कर्मचारियों के लिए 2019 के बाद हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वन विकास निगम में 2019 के पश्चात 500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों कर्मचारियों की आज की तारीख में निधन हो चुका है और वन विकास निगम के प्रबंध तंत्र ने उनके तमाम देयकों को रोक दिया है। दूसरी ओर वन विकास निगम में कर्मचारियों की कोई पेंशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जब 40 साल सेवा करने के बाद घर में जाता है और उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वन विकास निगम का मैनेजमेंट को एक बार कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, कोर्ट भी एक बार बोलने को इनको इनके देयकों को दिया जाए, लेकिन वन विकास निगम में बैठे हुए प्रबंधन के अंदर कलेजा नहीं है और न तो उनके अंदर दिल है। तो एसएसपी के निर्देशन में चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत ज्वालापुर पुलिस और CIU टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 2 नशा तस्करों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुल 2 किलो चरस बरामद की गई, साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली गई। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। तो होली के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व और वन प्रभाग के जंगलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर साल कुछ हुड़दंगी जंगलों के पास पटाखों और नशे में हंगामा करते हैं, जिससे वन्य जीवों में भय पैदा होता है और वो रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे रोकने के लिए वन विभाग ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। वन विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर 24 घंटे गश्त के निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात रहेंगी।